हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिलेक्शन 100% के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, ये सब की चर्चा आज के इस वीडियो में करूँगा। और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी समझना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प करें, उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार होते क्या हैं? कई लोगों को तो ये भी नहीं पता रहता कि हमारे संविधान ने हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए हैं और इनका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ये एक मूल अधिकार होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब बिना किसी भेदभाव के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। बिना भेदभाव का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक सिटीजन जो कि इसका रिलीजन ये है और एक सिटीजन का रिलीजन दूसरा है, तो इस रिलीजन वाले सिटीजन को राइट मिलना चाहिए, इस रिलीजन वाले सिटीजन को राइट नहीं मिलना चाहिए। या इस कास्ट के सिटीजन को राइट मिलना चाहिए, उस कास्ट के सिटीजन को राइट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी की नज़र से, इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, समानता को, फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड किए हैं और कोई भेदभाव नहीं किया है। और दूसरी बात कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, इनका क्या महत्व है, तो ये ना हमारी फ्रीडम को और हमारी लाइबर्टीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि अगर हमें फ्रीडम है, फ्रीडम किस चीज़ की? आज आप फ्री रहते हैं, कैसे रहते हैं? आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ की आपको फ्रीडम है ना, तो ये फ्रीडम कहाँ से है? ये आपको फंडामेंटल राइट से ही है। फंडामेंटल राइट यानी कि यही आपके अधिकार हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रदान करता है और कोई इसे छीन नहीं सकता, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। समझ में आई बात? तो इसी चीज़ का प्रोटेक्शन कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स करते हैं। मतलब और फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स में, लोगों में इक्वालिटी का काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना सबके पास फंडामेंटल राइट है। तो चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो इस कास्ट का हो, चाहे वो उस कास्ट का हो, सबके पास तो फंडामेंटल राइट है ना, सबके पास फ्रीडम है, सबकी एक लाइबर्टीज़ हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स। तो इक्वालिटी देखने को मिल रही है ना, समानता देखने को मिल रही है। तो जो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है वही हमारा फंडामेंटल राइट कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से में आता है, कौन से पार्ट में आता है? थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन किया गया है। तो पार्ट थर्ड ऑप्शन में जो होगा वो आपको लगा देना है। अब फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स को डील करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये आर्टिकल ऑप्शन में ज़रूर दिया रहेगा और आपको ज़रूर लगाना है। फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या आर्टिकल हैं, कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 12 से 35 तक, यानी 12 से 35 तक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ हमारा। तीसरा क्वेश्चन कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ना, कि हाँ, लोगों को, सिटीजन को एक मौलिक अधिकार देना चाहिए, इस चीज़ का, इस चीज़ का, इस चीज़ का, ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन से देश से लिया गया था? ये यूएसए यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फंडामेंटल राइट्स को कौन से देश से बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कौन से देश से? यूएसए। कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को। ये भी एक क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया अगर हमारे एग्जाम में आएगा। चलिए, अब ये तो बात हो गई थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और हमारे जीवन में क्या महत्व है उनका और वो क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रदान किए हैं। तो 6 फंडामेंटल राइट्स, देयर आर एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने हैं?
छः हैं। तो सबसे पहली बात, अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कितने फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं, तो 6 राइट इस समय पर अवेलेबल है हमारे पास, 6 फंडामेंटल राइट। ये भी एक क्वेश्चन। अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला, राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार। इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हमारे सारे सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो इक्वालिटी का आधार भी, इक्वालिटी का अधिकार भी तो दिया गया होगा ना। तो राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे ऊपर हूँ या मैं तुमसे नीचे हूँ, ऐसा नहीं, सबको इक्वालिटी है, सबके पास एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, जो कि कौन से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का आर्टिकल कवर करता है, आर्टिकल 14 से 18 का। राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल याद रखना, क्योंकि आर्टिकल तो ज़रूर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक। तो इक्वालिटी के अंदर क्या क्या आते हैं आपको बताते हैं। अब इक्वालिटी जैसे हो गई कि अनटचेबिलिटी का नाम सुना है ना, छुआछूत, जैसे कि इसको हम नहीं छुएंगे, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है, या ये वो कास्ट है, या वो कास्ट है, इस चीज़ का एबोल्यूशन करता है हमारा ये फंडामेंटल राइट। एबोल्यूशन का मतलब होता है ख़त्म करता है इस चीज़ को, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करता है हमारा ये वाला फंडामेंटल राइट, कि नहीं सारे चीज़ इक्वल हैं। ये अनटचेबिलिटी का जो एबोल्यूशन है वो आर्टिकल 17 के अंदर आता है। और आर्टिकल 15 के अंदर भी एक चीज़ है कि किसी भी पीपल का किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी पीपल का कोई प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कि चाहे वो जिस रिलीजन से है, चाहे वो जिस कास्ट से, भेदभाव नहीं होगा, सारे लोग इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा आर्टिकल 15 के अंदर आता है। तो राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत इजी है, और कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो ये पहला राइट हो गया। दूसरा राइट बात करते हैं, तो राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो आपको आज़ादी है, आज़ादी का अधिकार है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, अभी मैं आगे इस चीज़ में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं किस किस चीज़ की आज़ादी है। तो पहली बात तो राइट टू फ्रीडम दूसरा फंडामेंटल राइट है। ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 19 से 22। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लगा देना है 19 से 22 को। अब बात करते हैं किस किस चीज़ की फ्रीडम है। जैसे हमें फ्रीडम प्रोवाइडेड है स्पीच की, बोलने की, एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, उस चीज़ की हमारे पास फ्रीडम है। और हमारे पास रेसिडेंस, मतलब कहीं भी हम जाकर रह सकते हैं। और किस चीज़ की फ्रीडम है हमारे पास? और हमारे पास फ्रीडम, किसी भी प्रोफेशन को हम अपना सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये सारी फ्रीडम हमारे पास है। कौन से फंडामेंटल राइट के तहत? राइट टू फ्रीडम के तहत। और कैसा, और क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस चीज़ की भी फ्रीडम है कि हम जीवन जीने का अधिकार हमें है। हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, जैसे लिबर्टी का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कहीं भी आने जाने या कुछ काम करने के ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर हम कानून के दायरे में वो चीज़ करते हैं तो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम, ये हमें इस चीज़ की अनुमति देता है, इस चीज़ की परमिशन देता है। तो ये हमारा हो गया राइट टू फ्रीडम। जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आप अभी समझे हैं, ये आर्टिकल 21 के अंडर के आता है। आर्टिकल 21 के अंडर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए, जो कि कभी कभी एग्जाम में आता है, आर्टिकल 21 डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। कौन से कैटेगरी में आता है? राइट टू फ्रीडम के। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नंबर 3, तो ये हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, अत्याचार। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, आपका किया जा रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, आप उस चीज़ को मना कर सकते हैं। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल को कवर करता है? आर्टिकल नंबर 23 और 24। अब एक्सप्लॉयटेशन से मतलब है कि कैसे, जैसे आपका फोर्स्ड लेबर किया जाए, कोई आपसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाए या काम करवाए, तो आप उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं और केस कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा कि जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में अगर किसी बच्चे को
काम पर रखा जाता है तो इसके ऊपर रोक है, प्रोहिबिशन है अकॉर्डिंग टू दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम करने के तौर पर नहीं रखा जा सकता है। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। इस चीज़ पर रोकथाम, अगर ऐसा कोई करता है तो उस पर केस हो सकता है, उस पर सज़ा भी हो सकती है। तो ये था हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। अब हमारा चौथा राइट जो है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, हमें ये आज़ादी दी गई है। कौन से राइट के तहत? चौथे राइट जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कवर करता है आर्टिकल 25 से 28 को। एग्ज़ाम में आएगा तो लिखना है, अरे करना है, ऑप्शन में टिक करना है। तो 25 से 28 तक के आर्टिकल किससे डील करते हैं कि आप कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करा सकते हैं, प्रोपेगेशन कर सकते हैं कि हाँ मैं इस धर्म से हूँ, इस धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं कि आप भी इस धर्म को अपनाइए। आपके पास ये अधिकार है, ये फ्रीडम आपको दी गई है, आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। कौन से राइट के तहत? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा 5 वाला है, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। मतलब ये कौन से अधिकार होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहले ये डील करते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 से, ठीक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये राइट्स जो होते हैं, ये अधिकार जो होते हैं, ये मेनली माइनॉरिटीज़ को प्रदान हैं। मतलब कि जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उन्हें हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं। ये उनको प्रोवाइड है कि आप अपने रिलीजन का कल्चरल जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसका आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर उसका किसी भी तरह से विरोध होता है या किसी भी तरह से उनका वायलेशन किया जाता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आपको ये कल्चरल राइट है। किसके लिए बता रहा हूँ मैं? माइनॉरिटीज़ के लिए, जिनकी पॉपुलेशन देश में कम है। जो मेजॉरिटी है ये उनके लिए नहीं है। दूसरा चीज़ जो आर्टिकल नंबर 30 भी है ना, इसमें वो डील करता है, वो कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मतलब खोल सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको ये राइट दिया गया है। मैं फिर एक बार बताऊंगा, माइनॉरिटीज़ के लिए है, मेजॉरिटी के लिए नहीं है। जो माइनॉरिटीज़ होंगे वही ये कर सकते हैं कि अपने धर्म को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं अपने धर्म के बारे में, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी चला सकते हैं। ये अधिकार जो है कौन से अधिकार के अंदर दिया जाता है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर दिया जाता है, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 29 और 30 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जो हम समझ चुके हैं। क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल के नंबर से आ सकता है, जो कि है 29 और 30। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा आर्टिकल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये होता है आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान से समझना है हमें। ये आर्टिकल, ये जो हमारा है आर्टिकल 32, इसमें जो राइट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट होते हैं ना, जिनका अगर वायलेशन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। इनका हनन होगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं। मतलब कि कोर्ट में आप जा, और वो भी कौन से कोर्ट? डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे राइट्स का वायलेशन हुआ है, इस पर आप एक्शन लीजिए। तो ये क्या है? ये जस्टिसिएबल होते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसिएबल होते हैं, न्याय के योग्य होते हैं। इनके ऊपर आपको न्याय मिल सकता है, वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। तो मतलब जैसे कि जब आपके राइट का वायलेशन होए, जैसे गवर्नमेंट ने ऐसा कोई रूल बना दिया, लॉ बना दिया कि इससे आपके राइट का वायलेशन हो रहा है, आपको जैसे किसी चीज़ की आज़ादी आपसे छीन ली गई, तो ये आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसको इन्फोर्सिएबल करा सकते हैं। कौन से राइट के तहत? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के तहत। ये हमारा यही कहता है कि आप वायलेशन होने पर अपने फंडामेंटल राइट्स को
कोर्ट जा सकते हैं। कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टली, ना कि किसी अपील के बाद, कि जैसे होता है ना कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये अधिकार प्राप्त है आर्टिकल नंबर 32 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर क्वेश्चन इससे एग्जाम में ऐसे आता है कि कौन से आर्टिकल नंबर के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर जा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 32। देखिए यहाँ पर एक और बात बताऊंगा, आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर पूछ ले आप कौन से आर्टिकल के तहत आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अगर पूछता है हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 226 नोट करना है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाने का चाहे हाई कोर्ट जाने का, तो आपको आर्टिकल नंबर पता है, आप ऑप्शन में लगा देंगे। चलिए अब बात करते हैं एक नोट पॉइंट की। जब हमारा संविधान बना था ना भारत का, तो उसमें ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी तो 6 हैं एट प्रेजेंट। ऐसे भी पूछ सकता है कि एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट है? 6 हैं, लेकिन जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने थे? तो 7 थे। ध्यान रखना है। एक और जो राइट था इनमें, राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब कि संपत्ति का अधिकार। आप चाहे तो जितनी भी ज़मीन जायदाद संपत्ति अपने नाम पर रख सकते हैं। पर एक केस हुआ था लगभग 1967 में, जिसे हम कहते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इसमें क्या हुआ था कि पंजाब की गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाल दिया था कि आप इतनी, कम से कम इतनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। 40-50 एकड़ रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते पर्सनल यूज़ के लिए, उससे ज़्यादा लोगों के काम के लिए आपको प्रॉपर्टी देनी होगी। अब एक गोलकनाथ, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ, 2 भाई थे, इनके पास 500 एकड़ की प्रॉपर्टी थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे लॉ जब आया तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए, आर्टिकल नंबर 32 के तहत यूज़ करते हुए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को, कि हमारे राइट टू प्रॉपर्टी का तो वायलेशन हो रहा है, इस पे आप एक्शन लीजिए, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनी जा रही है, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो स्टेट ऑफ पंजाब ने भी कहा कि सर हम क्या कर रहे हैं, एक लॉ बना नहीं रहे हैं, हम एक लॉ है हमारा लैंड टेन्योर एक्ट, उसमें सिर्फ एक छोटा सा अमेंडमेंट कर रहे हैं कि इतनी ज़मीन पर्सनल यूज़ के लिए होनी चाहिए, इतनी ज़मीन लोगों के लिए, पीपल्स के काम आनी चाहिए। तो उस समय पर क्या हुआ था कि एक अमेंडमेंट जो हुआ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, हटा दिया, और इसको एक लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया, जिसका नंबर है आर्टिकल 300A। लीगल राइट का मतलब होता है कानूनी अधिकार, मतलब कि कानून के दायरे में आपका अधिकार तो रहेगा प्रॉपर्टी में, लेकिन कानून के दायरे में रहेगा। लेकिन तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था, तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट किया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो अब इसको कौन से राइट में रख दिया गया है? लीगल राइट में। कौन से आर्टिकल नंबर में? आर्टिकल नंबर 300A में। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये था फंडामेंटल राइट्स पे अच्छे से डिस्कशन। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।